तो आज की बड़ी खबर जो कि संसद से आ रही है, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। संसदीय इतिहास में पहली बार विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सौंपा है। सेक्रेटरी को यह नोटिस दिया गया है। इधर सोरोस मामले को लेकर संसद में जमकर हंगामा भी हुआ। पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पर सदन नहीं चलने का आरोप लगा रहे हैं। तरीके से औजार बन करके, टूल बन करके देश में अस्थिरता लाने में अपना योगदान कर रहे हैं। They are trying to bring instability in the country. उसी तरीके से the Forum of Democratic Leaders of Asia Pacific, जिसकी को-चेयरपर्सन कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेतृत्व है महोदया, वह भारत की संप्रभुता पर प्रश्न तो उठाती है, लेकिन साथ ही साथ वो जम्मू कश्मीर को एक सेपरेट स्टेट की एंटिटी के रूप में मानती है। इसकी फंडिंग, इसको आर्थिक रूप से मदद देने का काम यह जॉर्ज सोरोस कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी का और जॉर्ज सोरोस का क्या रिश्ता है। जो प्रदर्शन हो रहे हैं 10:30 से 11 बजे तक होते हैं। जैसे ही हाउस शुरू होता है हम अंदर चले जाते हैं काम करने के लिए। काम हो ही नहीं रहा है। जैसे ही हम बैठते हैं ये लोग कुछ शुरू कर लेते हैं ताकि अर्जन हो जाए। और इनकी ये स्ट्रैटेजी है। मुझे लगता है ये बहस नहीं करना चाहते हैं। ये डर रहे हैं अडानी जी पे बहस करने से, डरते हैं। तो संसद से जुड़ा हर बड़ा अपडेट जानने के लिए अब सीधा चलते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय के पास। तो लक्ष्मण जी, सबसे पहले इतिहास की वो घटना जो काफी आश्चर्यजनक है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि विपक्ष ने राज्यसभा सभापति के खिलाफ ही अविश्वास नोटिस सौंपा है। कितनी बड़ी घटना है ये? जी बिल्कुल, दरअसल कई बार ये मामला उठा, कई बार राज्यसभा के सभापति के खिलाफ विपक्ष लामबंद हुए। पिछली बार भी अविश्वास प्रस्ताव लेने की बातचीत हुई, दस्तखत का अभियान शुरू हुआ, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव को नोटिस नहीं दिया गया था। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है और संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। और इसमें इंडिया गठबंधन के 103 सांसदों ने इस प्रस्ताव पर दस्तखत किए हैं। और इसके अलावा कपिल सिब्बल जो कि इंडिपेंडेंट सांसद हैं, उन्होंने भी यहाँ पे इस प्रस्ताव पर दस्तखत किया है। हालांकि इसमें 2-3 बातें बड़ी खास है। पहली बात कि जब नोटिस दिया जाता है तो नोटिस इस पर बहस कराने से, मतदान कराने से 15 दिन पहले दिया जाता है। 15 दिन के हिसाब से देखें तो ये दरअसल संसद का जो सत्र है उस सत्र खत्म हो जाएगा उससे पहले। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये नोटिस स्वीकार हो भी दिया जाता है तो नियम ये कहता है, संसद का जो संविधान का जो अनुच्छेद 67 है कि आपको उपराष्ट्रपति पद से हटाना होगा, तभी सभापति पद से हटाएंगे। उपराष्ट्रपति पद से तभी हटाएंगे जब अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा से पारित हो जाए बहुमत से। तो यहाँ भी बहुमत का आंकड़ा राज्यसभा में दिखता नहीं है, क्योंकि 250 में से सिर्फ 103 सांसद जो हैं जो इसके पक्ष में, 1-2 और जुड़ जाए तो 103-4 होंगे, जो बहुमत के पास नहीं होता है। मान लिया जाए राज्यसभा से किसी तरीके के पास भी हो जाता है तो सिर्फ राज्यसभा से पारित होने से अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं माना जाता है। इसको लोकसभा से सहमति लेना जरूरी होता है। और लोकसभा में जिस तरीके का बहुमत अभी एनडीए के पास है, तो मुझे लगता है कि वहाँ से सहमति लेना मुश्किल होगा। तो अविश्वास प्रस्ताव पारित तो नहीं होगा, ये लगभग तय है, लेकिन प्रस्ताव लाना, प्रस्ताव पे चर्चा कराना, विपक्ष उसी में अपनी जीत मानेगी और राजनीतिक तौर पर सरकार पर हावी होने का एक कारगर हथियार के तौर पर इसे देखा जाएगा। लक्ष्मण जी, हम ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम देख रहे थे कि जमकर हंगामा भी हुआ, तो आज जो हंगामा संसद के बीच देखने को मिला उसके पीछे बड़ी वजह क्या है और किन मुद्दों को लेकर ये हंगामा हुआ? जी बिल्कुल, आज सुबह जब संसद की कार्रवाई शुरू होनी थी उससे पहले जो संसद के कैंपस में, परिसर में, गलियारे में जो माहौल था उससे साफ लग रहा था कि आज भी संसद चल नहीं पाएगा। संसद की कार्रवाई 11 बजे से शुरू होने से पहले विपक्षी सांसद धरना प्रदर्शन करते हुए दिखे। क्रोनी कैपिटलिज्म, अदानी मामले पर धरना प्रदर्शन करते दिखे। हाथ में तख्त थे कि उनके पास टी-शर्ट था, तो लग रहा था कि विपक्ष काफ़ी ज़्यादा हमलावर यहाँ पर रहेगा। जब यहाँ पर संसद की कार्रवाई शुरू हुई तो हंगामा इतना जोर हुआ कि 12 बजे तक के लिए दोनों सदन को
स्थगित कर दिया गया। 12 बजे तक सदन स्थगित करने के बाद दोबारा संसदीय कार्रवाई शुरू हुई तो फिर संसद को दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी हंगामे की वजह से। यहाँ पे विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, अदानी मामले पे, क्रोनी कैपिटलिज्म के मामले पे बहस कराने पे की मांग कर रहा है। दूसरी तरफ सरकार विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रहा है। इसमें इस पूरे सोनिया गांधी के रिश्ते को लेकर के क्या रिश्ते हैं यहाँ पे सोरोस को लेकर के, तो मुझे लगता है कि एक दूसरे पर हमलावर हैं। ऐसे में सदन की कार्रवाई ऐसे माहौल में चल पाएगी इसकी संभावना कम दिख रही है। तो मुझे लगता है किसी न किसी एक को पहल करनी पड़ेगी इस पे सहमति बनाने की। जब तक कि नहीं होता संसद की में हंगामा इसी तरह जारी रह सकता है। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरे अपडेट के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि इंडिया गठबंधन में अब नेतृत्व कौन संभालेगा। ममता बनर्जी के बयान के बाद इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर घमासान मच गया है। आज शाम अरविंद केजरीवाल दिल्ली में शरद पवार के साथ बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन की कमान देने को लेकर चर्चा हो सकती है। इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर शिवसेना उद्धव गुट का झुकाव भी ममता बनर्जी की तरफ ही दिखाई दे रहा है। शिवसेना यूबीटी का कहना है कि अगर ममता बनर्जी को जिम्मेदारी मिली तो वो गठबंधन को और भी मजबूत करेंगी। वहीं लालू प्रसाद यादव भी ममता के समर्थन में उतर आए हैं। लालू प्रसाद यादव ने ममता का समर्थन ऐसे समय में किया है जब बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस की जताने नहीं हो, ममता को दो। कांग्रेस की जताने नहीं हो, ममता को दो। अगर देश में इंडिया ब्लॉक का फिर एक बार हमको ताकत खड़ी करनी है तो सबको एक साथ बैठकर इंडिया ब्लॉक के लीडरशिप के बारे में जो समय दे सके इंडिया ब्लॉक के काम को देश भर में, उस बारे में नेतृत्व के बारे में चर्चा करने की हमारी सबकी इच्छा है। तो ममता बनर्जी की दावेदारी को लेकर टीएमसी की तरफ से बड़ा बयान आया है। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा है कि कांग्रेस ने अपने ईगो के लिए ममता दीदी जैसी नेता को 1997 में कांग्रेस से निकाल दिया था। आज दीदी वहां होती तो क्या होता, ये भी कांग्रेस को समझना चाहिए। कांग्रेस को अपना ईगो छोड़ना चाहिए। कांग्रेस को समझना चाहिए कि कांग्रेस का लीडरशिप में इंडिया अलायंस फेल हो गया। देश में ठीक बीजेपी का विरुद्ध में जो लड़ाई है वो ठीक से नहीं हो रहा है, तो ममता दी को ले आएंगे लीडरशिप में, उसमें अच्छा ही होगा। ऐसा कोई बात नहीं है कि कोई प्राइम मिनिस्टर होगा, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन ये लड़ाई को एक लीडर चाहिए नेतृत्व देने के लिए। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में नेतृत्व परिवर्तन के सवाल पर कांग्रेस का कहना है कि ममता बनर्जी बंगाल से बाहर अपनी पार्टी का विस्तार करने में असफल रही है। राहुल गांधी जी को नेतृत्व करना चाहिए और उन्होंने ही एक करिश्मा स्थापित किया लोकसभा चुनाव में, और यही नहीं विश्व स्तर पर राहुल गांधी जी को जानते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर तो राहुल गांधी जी को जानते ही है। तो ये बात ममता बनर्जी की भूमिका क्या होनी चाहिए? ममता बनर्जी अपनी ताकत को आजमा के देख लिया राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पार्टी का फैलाव करके, और फैलाव नहीं हो पाया। गोवा में चुनाव लड़े, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश, हर जगह अपना जितना ज़्यादा हो सकता है विस्तार करके देख लिया, कुछ नहीं कर पाए। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में मचे इस घमासान ने एनडीए को बैठे बिठाई कांग्रेस पर हमला करने का मौका दे दिया है। एनडीए के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने सहयोगियों के बीच ही भरोसा खो रही है। इंडिया का कोहराम अब सड़कों पर उतरने लगा है। जिस तरह से लालू प्रसाद जी और अलग अलग घटक दलों के नेताओं के बयान नेतृत्व को लेकर के उभर रहे हैं, एक ऐसा गठबंधन जिसका कोई वजूद नहीं हो, जो लगातार एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाली पार्टियों का गठजोड़ हो, जो मुद्दों पर सहमत नहीं हो, जहां चेहरे पर कोई सहमति नहीं हो, उस गठबंधन का केवल औपचारिक विसर्जन समारोह ही आयोजित होना बाकी है। तो कौन है इंडिया गठबंधन के लीडर के लिए राइट चॉइस? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर।
चलिए अब खबर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की, जिसने अपने जाने माने अंदाज में दिल्ली विधानसभा चुनाव में एंट्री ले ली है। ओवैसी ने 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद से पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि ताहिर हुसैन उनकी पार्टी में शामिल हो गए हैं, उन्हें मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से टिकट दिया जा रहा है। आपको बता दें, ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों के आरोपी हैं और नेहरू विहार से आम आदमी पार्टी के पार्षद रहे हैं। दिल्ली दंगों में ताहिर हुसैन का नाम आने पर आम आदमी पार्टी ने पहले तो उनका जमकर बचाव किया था, लेकिन बाद में उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया था। ताहिर हुसैन पर IB अफसर अंकित शर्मा की बर्बरता से हत्या कराने का भी आरोप है। दंगों के दौरान उनके घर से ईंट, पत्थर और पेट्रोल बम भी फेंके गए थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। तभी से ही ताहिर हुसैन जेल में बंद है। चलिए अब आपको देते हैं मार्केट का पूरा अपडेट। आखिरी घंटों में बाजार निचले स्तरों से सुधर कर बंद हुआ। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स की बात करें तो ये 2 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी 9 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। आज के बाजार में IT शेयर्स में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी IT इंडेक्स ने रिकॉर्ड ऊंचाई का स्तर छुआ। तो शक्तिकांत दास का आज RBI गवर्नर के पद पर आखिरी दिन है। वहीं फेयरवेल के मौके पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि RBI के पास सबसे बड़ी चुनौती अभी महंगाई को कंट्रोल करने की होगी। Some issues, important issues ahead of us, not only for the Reserve Bank, but I think for the wider economy also, I would like to list out. First, so far as the Reserve Bank is concerned, I think restoring the inflation growth balance is the most important task ahead of the Reserve Bank, and I am sure the team RBI under the leadership of the new governor will take it forward. तो रेवेन्यू सचिव अजय मल्होत्रा को आज वित्त मंत्रालय से विदाई दी गई। राजस्व विभाग के सभी स्टाफ ने मिलकर उन्हें विदाई दी और वो बाहर तक उन्हें छोड़ने हैं। आपको बता दें, कल संजय मल्होत्रा को RBI गवर्नर का पदभार संभालना है। तो चलिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं ग्रोथ कोड की, जो कि ग्रो और CNBC आवाज की कोलैबोरेटिव पहल है। हमारा मिशन है कि आपको इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए एम्पावर करना और बाजार के बारे में नेविगेट करना। आज हम आपको समझाने में मदद करेंगे कि क्या आपको चीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं। देखिए, ट्रेडर्स आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि वो छोटे इन्वेस्टमेंट से बड़े प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। लेकिन रियलिटी क्या है? OTM यानी आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सस्ते इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके आउटकम के चांसेस बहुत कम होते हैं। मान लीजिए अगर कोई स्टॉक 100 रुपए पर ट्रेड कर रहा है और आपके पास एक OTM कॉल ऑप्शन है जिसका स्ट्राइक प्राइस 120 रुपए है, तो यह ऑप्शन सस्ता होगा। इसका रीजन यह है कि स्टॉक के 120 रुपए तक पहुंचने के चांसेस लगभग ना के बराबर होते हैं, इसलिए ऑप्शंस की वैल्यू भी कम होती है। असली चैलेंज टाइम डिके में होता है। जब एक्सपायरेशन का टाइम पास आता है तब OTM ऑप्शंस की वैल्यू तेजी से गिरने लगती है। हर दिन जो स्टॉक अपने स्ट्राइक प्राइस की तरफ बढ़ता है उसके ऑप्शंस की वैल्यू कम होती जाती है। सीधे कहें तो OTM ऑप्शंस खरीदना एक हाई रिस्क लो प्रोबेबिलिटी वाली सिचुएशन है। इसके पोटेंशियल रिवॉर्ड्स काफी अट्रैक्टिव लग सकते हैं, लेकिन इसके आउटकम्स आपके फेवर में नहीं होते। सिम कार्ड खरीदने पर सख्ती होने के बाद फ्रॉड करने वालों ने फ्रॉड का नया तरीका ढूंढ निकाला है। अब स्कैम करने के लिए ऐप के जरिए नंबर जनरेट करके मिलते जुलते भारतीय नंबरों का सहारा लिया जा रहा है। तो कैसे चलता है पूरा गोरख धंधा, बता रहे हैं संवाददाता असीम मनचंदा। सरकार ने साइबर अपराधियों के ऊपर सख्ती करनी शुरू कर दी है। ऐसे में जो साइबर अपराधी हैं वो भी हाईटेक होकर के नए नए तरीके अपना रहे हैं। अब जो अपराधी हैं उन्होंने
ऐप के जरिए नंबर जनरेट करने की शुरुआत कर दी है। ये नंबर बिल्कुल भारतीय नंबरों से मिलते जुलते नंबर होते हैं। आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल के ऊपर कि +87 सीरीज से एक कॉल आया हुआ है और ऐसे ही कॉल पिछले कई लोगों को पिछले कई दिनों में उनके मोबाइल पर आ रहे हैं। +87, +77, +79 इस तरह के नंबरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये भी बता दूं कि जो भारतीय नंबर होते हैं वो +91 से शुरू होते हैं और उसके बाद कोई दूसरा नंबर उनके पीछे जुड़ा होता है। तो अगर आप किसी भी कॉल को अटेंड कर रहे हैं तो पहले उसको जांच लें कि ये विदेश से कॉल तो नहीं आ रही है, ये ऐप से जनरेट किया हुआ नंबर तो नहीं है जहां से ये कॉल आ रही है। और ये कॉल आती है तो आपको अलग अलग चीजों के जरिए बताने की कोशिश की जाती है, आपके साथ स्कैम करने की कोशिश की जाती है। आपको बताया जाता है कि आपका पार्सल अटक गया है, आपका मोबाइल 2 घंटे के अंदर बंद हो जाएगा, या फिर आपसे किसी और तरह के आपको बताया जाता है कि आपके मोबाइल के गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो आपके पास अगर इस तरह के ऐसे नंबरों से कॉल आती है तो आप इसको लेकर के सावधान हो जाइए। टेलीकॉम कंपनियों के मुताबिक ये नंबर एनक्रिप्ट होते हैं, ऐप के जरिए जनरेट होते हैं, तो इनके ऊपर रोक लगा पाना संभव नहीं है। जबकि दूरसंचार विभाग ने इसको लेकर के एक एडवाइजरी भी जारी की है कि आपके पास अगर कोई ऐसा कॉल आ रहा है तो आप इसको ना उठाइए और इसकी शिकायत संचार साथी पोर्टल के ऊपर कीजिए। आपकी सावधानी ही आपको ऐसे फ्रॉड से बचा सकती है। असीम मनचंदा, CNBC सहवाग, दिल्ली। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु जल्द शादी के बंधन में बनने वाली हैं। 24 दिसंबर को पीवी सिंधु और वेंकट दत्ता की हैदराबाद में शादी है। उसी के लिए आज सिंधु वित्त मंत्री को इनवाइट करने नॉर्थ ब्लॉक पहुंची और शादी और बैडमिंटन गेम के फ्यूचर प्लान के बारे में उन्होंने हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। अभी निर्मला सीतारमण जी को इनवाइट करने के लिए आए थे, तो ऑब्वियसली इनविटेशन अभी दिया था उनको, और ऑफ कोर्स आवर वेडिंग इज सून इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। तो या आई जस्ट होप दैट दे गिव अस द ब्लेसिंग्स। बैडमिंटन से थोड़े दिन का ही एक तरह से ब्रेक होगा और फैमिली के साथ काफ़ी गैदरिंग होगी, इसको तो काफ़ी एंजॉय करेंगी। और इसको कैसे एंजॉय करेंगे और उसके बाद बैडमिंटन के क्या प्लान्स हैं? ऑफ कोर्स हम 2025 जान से ऑब्वियसली बहुत टूर्नामेंट्स हैं, तो उसके लिए फोकस करना पड़ेगा फिर से। ऑब्वियसली अभी शादी के टाइम पे थोड़ा तो वो ब्रेक मिलेगा, I think few days, but I think फिर back to training और focus करना है। 2025 tournaments अभी Indian Open और Indonesia है starting off with that, so of course injury free रहना है और I need to train hard and be 100%। चलिए अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। वीवो स्विच ऑफ सर्वे के मुताबिक स्मार्टफोन एडिक्शन को लेकर बच्चे माँ बाप से ज्यादा जागरूक हैं। वो चाहते हैं कि पेरेंट्स भी इस पर ध्यान दें। तो कैसे परिवार में कंट्रोल किया जाए स्मार्टफोन का इस्तेमाल, इसी पर ही कंज्यूमर अड्डा में चर्चा करेंगे शाम 5:57 पर। चलिए अब बात करते हैं ग्रोथ कोड की, जो ग्रो और CNBC आवाज की एक कोलैबोरेटिव पहल है। हमारा मिशन है कि आपको इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए एम्पावर करना और साथ ही बाजार के बारे में नेविगेट करना। आज इस कड़ी में हम आपको समझाने जा रहे हैं कि चीप ऑप्शंस में जुड़े हिडन रिस्क को और ओवर लेवरेजिंग को कैसे पहचानें और इससे बचें कैसे। देखिए, चीप ऑप्शंस अच्छे जरूर लगते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी आपके लिए एक ट्रैप भी बन सकते हैं। ऐसे समझिए, जब ऑप्शन सस्ते होते हैं तो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदना टेम्पटिंग लगता है और आप अननोइंगली ज्यादा रिस्क ले लेते हैं जिसे आप समझ नहीं पाते और ओवर लेवरेजिंग कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 रुपए के आउट ऑफ द मनी ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप 100 कॉन्ट्रैक्ट्स खरीद लें, ऐसा सोचकर कि ये तो एक छोटा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर वो ऑप्शंस वर्थलेस होकर एक्सपायर हो जाते हैं तो ऐसे में आपने अपना 1000 रुपए का नुकसान कर लिया। अब सोचिए, अगर आप बार बार ऐसा करते हैं तो आपका कितना नुकसान हो सकता है। इसके अलावा चीप ऑप्शंस का टाइम डिके भी बहुत तेजी से होता है। जैसे जैसे एक्सपायरेशन पास आती है उनकी वैल्यू धीरे धीरे घटती रहती है, जब तक स्टॉक्स आपके फेवर में काफी ज्यादा मूव ना कर जाएं, जिसके चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिए, कम कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदिए और एट द मनी या इन द मनी ऑप्शंस को प्रायोरिटाइज करिए, क्योंकि इनके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं।
तो इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।